नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सिद्धू एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। पाकिस्तान की तरफ से होने वाले इस कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में नवजोत सिंह भी शामिल होंगे। हालांकि सोमवार को भारत की तरफ से हुए इस कॉरिडोर के उद्घाटन में सिद्धू शरीक नहीं हुए थे। बाबे नानक के लिए मैं 7 समुंदर पार जा सकता हूं, कांटों पे चल सकता हूं और किसी भी तसीहे को झेल सकता हूं। तो सुना आपने, आखिर पाकिस्तान क्यों गए हैं सिद्धू? 4 महीने के भीतर सिद्धू की यह दूसरी पाकिस्तान यात्रा है। पिछली बार वो 18 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे और तब विवाद में फंसने के बाद सिद्धू ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात कही थी। अब 3 महीने बाद कॉरिडोर खोले जाने पर सुनिए सिद्धू क्या कहते हैं। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। ये एक नया एवेन्यू है और इससे देखिए बातचीत शुरू, जो बातचीत बंद थी वो आज शुरू हो गई। बुधवार को होने वाले इस उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान रवाना हुए और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खुलने से क्या फायदे होंगे ये बताया कि एक कॉरिडोर पुल बनाएगा, ये दुश्मनियां मिटावेगा। पिछली बार बाजवा से गले मिलने पर विवाद हुआ था। इस बार भी सिद्धू विवादों से बच नहीं पाए और पिछली यात्रा के दौरान पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर ऐसे सफाई दी जिस पर सियासी बवाल आना तय है। पहले सिद्धू की सफाई देखिए और फिर उस पर बीजेपी का पलटवार सुनिए। बाजवा से झप्पी 1 सेकंड की थी। ये कोई राफेल डील नहीं थी। जब 2 पंजाबी मिलते हैं वे भावनात्मक रूप से गले लगते हैं। अगर दाऊद इब्राहिम या कोई अगर पंजाबी होते तो उनसे गले लगेंगे, ये क्या पंजाबियत है? सिद्धू जी को समझना पड़ेगा, टीवी के डायलॉग्स एक अपनी जगह होती हैं और देश हित के बारे में सोचना अपनी जगह है। सिद्धू सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निशाने पर भी हैं। सोमवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सवाल के दौरान पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया था और इसकी वजह सीमा पार से चल रहे आतंकवाद और भारतीय सेना और नागरिक पर हो रहे हमले को बताया था। लेकिन जब सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा सीएम अमरिंदर सिंह ने। वो तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता। आई ओनली नो माय रिस्पांसिबिलिटी एज चीफ मिनिस्टर। धार्मिक तौर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बेहद अहम है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव ने करतारपुर साहिब में 18 साल बिताए थे, लेकिन इस जगह से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है और यही वजह है कि हर पार्टी इस कॉरिडोर के जरिए सियासी फायदा उठाने की जुगत में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम मंदिर के मसले पर इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मनोज तिवारी ने सरकार से जल्द कानून लाकर राम मंदिर बनाने की बात कही। मनोज तिवारी ने भावुक होते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर पीड़ित हैं कि भगवान राम टेंट में वास कर रहे हैं। मनोज तिवारी से खास बातचीत की सहयोगी रचना उपाध्याय ने। राम मंदिर के मसले पर बीएचपी ने आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात की है। हम उन्हीं से बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से आज बीएचपी का एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात करने आया और आपको एक लेटर भी दिया है, तो क्या आपकी सहमति देते हैं इस पर आप? हाँ, बिल्कुल, हम इसको स्वीकार करते हैं। इस ज्ञापन में लिखे एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ और व्यक्तिगत रूप से आप लोग एक सांसद के पास आए हैं ना, तो मनोज तिवारी एक सांसद, उसका पूरा समर्थन इस पत्र को है, ज्ञापन को है और मैं पार्टी में, संसद में अपनी बात बहुत प्रभावी ढंग से रखूंगा। जो भी रास्ता निकल सकता है संसद से, भारत के 125 करोड़ लोगों के धैर्य का बांध न टूटे, इसके लिए जो कानून बनना होगा उसको बनाने के लिए मैं सबसे आगे दिखूंगा। मनोज जी, आज आप बेहद भावुक भी नजर आए। जिस तरीके से हर भारतवासी चाहता है कि राम मंदिर मिले, आपकी भी पीड़ा यहाँ देखने के लिए मिली। देखो, इमोशन तो कोई रोक नहीं सकता ना। आप ही को पता चले कि आप बड़े अच्छे घर में रह रहे हैं और आपकी माँ सड़क पे बैठी हुई है, हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा? तो जैसी ही बात आती है कि जिस राम का नाम लेकर के दुनिया में सैकड़ों करोड़ों लोग
जी रहे हैं, उनको जीने का साधन मिल रहा है, वो राम जी टेंट में पड़े हुए हैं अपने जन्म स्थान पे, तो तकलीफ तो होगी। तो क्या प्राइवेट मेंबर बिल भी लाने का कुछ सोच रहे हैं इस पे? हम तो कानून बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्ञापन में भी वही है, प्राइवेट बिल नहीं, कानून बनाने के लिए हम कानून बनाने के लिए आगे जाना चाहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल की अगर आवश्यकता पड़ती है तो मनोज तिवारी सबसे आगे रहे। जो लोग, अब सुर असुर की लड़ाई तो हमेशा हुई है, तो असुर लोग जो हैं वो थोड़ी राम मंदिर बनने देंगे। उनका न राम से मतलब है, न वो अल्लाह से मतलब है, न किसी से मतलब है। उनको मतलब है भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और वो लोग अपनी रोटियां सेकें। राम मंदिर के मसले पर जल्द से जल्द कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए और जल्द ही राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कैमरा पर्सन हनु के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस पुस्तक की पहली कॉपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की गई। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिखे गए लेखों का संकलन है। इस पुस्तक में करीब 58 विशेषज्ञों ने मिलकर मोदी सरकार के 4.5 साल के विजन और एक्शन का विश्लेषण किया है। 8 महीने में तैयार हुई पुस्तक में पीएम मोदी के गवर्नेंस को तरजीह दी गई है। यानी इस पुस्तक में नए भारत के निर्माण में मोदी सरकार के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा है। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक देबरॉय के साथ लेखक अनिर्बान गांगुली और किशोर देसाई ने इस पुस्तक का संकलन किया है। अलग अलग क्षेत्रों के सभी विशेषज्ञों के विश्लेषणों को इकट्ठा कर मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक तैयार की गई है। It is with great pleasure that I have received the first copy of the book Making of New India. I congratulate the editors of the book who are present on the dais and also the distinguished economists, analysts and scholars who have contributed chapters on various themes. The book endeavors to elaborate on how the government has set out to realize the vision of a new India. And of course, when that happens, the government will then increasingly come closer to use its resource also to blend it with the welfare model, which now has started becoming the future course of India's economy. And I think these factors would be absolutely essential when we speak in terms of making of a new India, which is poverty-free, injustice-free, which is full of more compassion for these people, and where you rise above caste and religion and make sure that this economic growth goes to the benefit of every citizen in the country. बुक का खासियत ये है कि ये एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस जिसको कहते हैं और एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया है। पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उनका विजन क्या था और एक्शन क्या है, ये दोनों को सम्मिलित करके एक जिसको असेसमेंट आकलन किया गया है इस किताब में। और जिन लोगों ने किया है, देयर आर अबाउट 51 एक्सपर्ट्स हु हैव डन, 58 टोटल मिलके। मुझे लगता है इससे पहले किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को एफआईआर में पॉक्सो एक्ट न जोड़ने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल भी पूछा है कि क्या इस मामले पर यही गंभीरता सरकार दिखा रही है। कोर्ट में बिहार सरकार ने एफआईआर में पॉक्सो एक्ट न जोड़ने के लिए माफी मांगी और इसके लिए 24 घंटे का समय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार। बिहार सरकार के वकील से पूछा क्यों नहीं की गई दर्ज एफआईआर। डिलेड एफआईआर का मतलब क्या रह जाता। अपने कृत्य को जस्टिफाई करें चीफ सेक्रेटरी। बुधवार तक टली मामले की सुनवाई। चीफ सेक्रेटरी को सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये शर्मनाक है कि बच्चों के साथ कुकर्म हो रहा है और आप कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। हर बार जब इस फाइल को पढ़ा जाता है तो दुख होता है।
वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो 17 में से जिन 9 आश्रय घरों में यौन उत्पीड़न की जांच कर रहा है उनके नाम TISS को दे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी फटकार लगाई और उन्हें अगली सुनवाई यानी कि बुधवार को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला है। वहीं नीतीश सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं। हम आपको कह रहे सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी रही कि ये जो होम शेल्टर का वारदात है ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जब सरकार द्वारा स्पॉन्सर है तो सरकार अपने द्वारा अपने ही ऊपर कार्रवाई कैसे करवाएगी? और FIR ही जब 2 महीने बाद होता है और 2 महीने बाद FIR भी होता है तो मुख्य आरोपी का नाम उसमें नहीं रहता है, तो ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी दोषियों को बचाने का काम कर रहे थे। पिछले दिनों से जिस तरह का एक प्रकरण है, और सिर्फ ये मुजफ्फरपुर का मामला तो बनता नहीं है ना, शेल्टर होम जैसी चीज़ें तो हर स्टेट में होती है और कल्याणकारी योजना है, और उसमें बच्चियों के साथ जिस तरह का हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले रहे और सख्त लहजे में रहे। बिहार सरकार को जितना जल्द हो सके अपनी सही से रिपोर्ट और उसमें जो लोग भी संदिग्ध हैं, जो लोग भी संलग्न हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भी नहीं काम करे। फटकार मत कहिए उसको, उसकी हिदायतें होती है, सुझाव होता है और उसके हिसाब से हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। देता तब गिरफ्तारी होती है, सुझाव देता है तब आगे कार्रवाई होती है। देखिए ये तो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है और उसी हिसाब से सब काम होता है। इसको दूसरी तरह से मत लीजिए, शब्दों के जाल में मत उलझाइए। कानून यहाँ बिहार में पूरी तरह काम कर रहा है। कोई भी आदमी इस बात को कह सकता है कि नहीं बिहार में कानून का राज है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की कड़वी हकीकत का खुलासा 2018 की शुरुआत में TISS ने अपनी सोशल ऑडिट रिपोर्ट में किया था। मेडिकल जांच में शेल्टर होम की करीब 34 बच्चों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद मामले को तुल पकड़ता देख बिहार सरकार ने CBI जांच की अनुशंसा की थी। इस मामले से नीतीश सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। दिल्ली से सुशील के साथ पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज 18। पहले सृजन घोटाला, फिर शौचालय घोटाला, फिर मुजफ्फरपुर और दरभंगा नजारत कार्यालय में 200 करोड़ की गड़बड़ी और अब बुडको में 1300 करोड़ की गड़बड़ी का मामला। बिहार में घोटालेबाज घोटालों की रकम का नया रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं। वहीं सदन के शीतकालीन सत्र में घोटालों के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बड़े घोटाले पर न्यूज 18 का बड़ा असर। घोटाले की बहार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। 13 अरब के घोटाले पर विपक्ष का वार। लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आपको हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं बड़े घोटाले नजर आएंगे और कहीं न कहीं जो तंत्र है वो उसमें शामिल नजर आएगा और पैसों के लेन देन, पैसों का मामला आ रहा है। बुडको में गड़बड़ी पर सरकार की बोलती बंद। जिस घोटाले की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि यहाँ कानून का राज है। CAG की रिपोर्ट चीख कर बता रही है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी बुडको में करीब 13 अरब रुपए की गड़बड़ी हुई है, लेकिन नीतीश के मंत्री कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ, कानून राज का रटा रटाया बयान तेरा नहीं बोलते। कहीं कोई घोटाला अगर होगा बिहार के अंदर तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। अब जिस घोटाले की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि यहाँ कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहते कोई दोषी बच नहीं सकता और कोई निर्दोष फंस नहीं सकता है। वहीं शीतकालीन सत्र में सियासी गर्माहट के बीच विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा लग गया, जिससे सत्र की गर्माहट और बढ़ता हुआ नजर आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोटालों की जांच के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग की। हम लोग तो यही चाहेंगे कि विधानसभा की सर्वदलीय एक कमेटी बना दी जाए और ये जितने भी घोटाले हुए हैं इसके लिए कमेटी को बना करके उसको देखने दिया जाए कि किस प्रकार से घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ, ये बनाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अगर फेयर है तो कमेटी का गठन करवाएं। अब जान लीजिए पूरा मामला है क्या। दरअसल शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 2009 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी बुडको का गठन किया गया। CAG रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से 2017 के बीच बुडको में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई।
सीएजी ने अपनी 5 निरीक्षण रिपोर्ट्स में इस पर सवाल उठाए। पहले 3 निरीक्षण रिपोर्ट्स में ही 1000 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है। हालांकि सीएजी की ओर से बार बार आपत्तियों के बावजूद न तो बुडको ने और न ही बिहार सरकार ने इस पर कोई जवाब दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने साल 2016 में राज्यपाल और सितंबर 2018 में मुख्य सचिव से इस मामले की जांच की मांग की, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं कराई गई और न ही अभी तक जांच की पहल की गई। वहीं इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर और दरभंगा नजारत कार्यालय में 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी को लेकर सरकार घिरी हुई थी और अब बुडको में 1300 करोड़ की गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सीएजी रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर जलापूर्ति योजना में 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का भी जिक्र है। बुडको की वजह से 7 साल बाद भी लोगों को शुद्ध पानी का इंतजार है, जबकि काम करने वाली एजेंसी काम अधूरा छोड़कर भाग गई। सरकारी पैसे की बर्बादी, बुडको जिम्मेवार। 2011 में शुरू योजना अब तक नहीं हुई पूरी। मुजफ्फरपुर में पानी सप्लाई की थी योजना, सीएजी ने 9 करोड़ 96 लाख की बताई बर्बादी। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में साल 2011 में जलापूर्ति योजना के लिए बुडको ने मेसर्स IVRCL लिमिटेड को काम करने के लिए स्वीकृति दी थी, जिसमें 69 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किया जाना था। 19 फरवरी 2011 को काम शुरू भी हुआ। एग्रीमेंट के तहत 18 दिसंबर 2013 तक काम पूरा करना था। शहर में पंप सेट लगाने से लेकर वाटर सप्लाई के लिए शहर में पाइपलाइन बिछाना था, लेकिन कंपनी ने काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद बुडको ने साल 2014 में कंपनी से करार रद्द कर दिया। अब सीएजी ने ऑडिट में 9 करोड़ 96 लाख की सरकारी राशि को बेकार होने का जिम्मेवार बुडको को माना है। सर हम तो इसमें 4 साल से ड्यूटी कर रहे हैं सर, इससे पहले से ही पाइप रखा हुआ है यहाँ पे। हम PR7 सिक्योरिटी से हैं सर। किसका पाइप है? ये तो सुनना बुडको कंपनी का पाइप है सर। जी। बुडको के कुप्रबंधन की वजह से वित्तीय नुकसान तो हुआ ही, शहर को पानी की समस्या से भी गुजरना पड़ रहा है। पहली कंपनी के भाग जाने के बाद 280 करोड़ रुपए की योजना बनाएगी, जिसके लिए ADB से कर्ज लेना था, लेकिन प्रक्रिया में देरी की वजह से वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि बुडको ने बिना जांचे परखे इतनी बड़ी योजना को निजी एजेंसी के हवाले कर दिया। बुडको ने उस योजना को रिसाइंड कर दिया था। उसके बाद उनके कंसल्टेंट के द्वारा एक 280 करोड़ की योजना बनाई गई थी मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई के पाइपलाइन को बिछाने के लिए, लेकिन ये राशि जैसा कि मुझे जानकारी बुडको से ही प्राप्त हुआ था कि वो लोग ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन इसके लिए ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी राशि का लोन मिलने में प्रक्रियात्मक विलंब को देखते हुए एक टेम्पररी रिलीफ के लिए, चूंकि गर्मी के मौसम में यहाँ काफ़ी पानी की दिक्कत थी, तो उन्हीं के कंसल्टेंट से जो यहाँ एग्जिस्टिंग 11 वाटर टावर्स हैं जो सभी नॉन फंक्शनल थे, उनको चालू करने का एक एस्टिमेट बनवाया गया। मुजफ्फरपुर के अलावा राजगीर और पटना में भी जलापूर्ति योजना बुडको की वजह से प्रभावित हुई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार जो एजेंसियां थी उसे नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाया गया, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी प्रकार के पाइप्स मुजफ्फरपुर शहर में तकरीबन 4 जगह इंस्टॉल किए गए हैं, और ये तकरीबन 2011 से ही ये सिलसिला चल रहा है। जो निजी एजेंसियों के जरिए लाया गया था जलापूर्ति योजना के लिए, वो ठप पड़ी हुई है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। छपरा जंक्शन पर ट्रेन से 50 नरकंकाल बरामद हुए हैं, जिसके इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए हैं। गिरफ्तार शख्स के पास जो चीजें बरामद हुई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि तस्करी के तार कई राज्यों के अलावे विदेशों तक जुड़े हुए हैं। ट्रेन में मिले 50 नर कंकाल, कंकालों का इंटरनेशनल कनेक्शन। वहाँ तांत्रिकों को बेचा जाता था अधिक राशि में ले जाके, और अधिक पैसे लिया जाता था। हत्याकांड का नतीजा है नरकंकाल। बट स्पष्ट तौर पर सारी बातों को
परत दर परत अनुसंधान के क्रम में ही खोला जाएगा। या फिर कमाई के हैं कंकाल? इससे स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गमनागमन इनके होते थे। अंतर्राष्ट्रीय ये व्यवसाय भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। 16 खोपड़ी और 34 मानव हड्डियां छपरा जंक्शन पर सियालदह बलिया एक्सप्रेस से जब बरामद हुए तो रेल पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। 50 नरकंकालों के साथ जो शख्स गिरफ्त में आया, उसके पास से 2 राज्यों के पहचान पत्र मिले हैं, एक बिहार का तो दूसरा पश्चिम बंगाल का। गिरफ्तार युवक के पास से विदेशी करेंसी के साथ विदेशी सिम भी हाथ लगा है। देखिए, इसके पास से भूटान के मुद्रा बरामद हुए हैं, नेपाल के सिम बरामद हुए हैं, दूसरे राज्यों के आई कार्ड बरामद हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गमनागमन इनके होते थे। अंतर्राष्ट्रीय ये व्यवसाय भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक पूर्वी चंपारण के दहियावा का रहने वाला है, जिसका नाम संजय प्रसाद है। पूछताछ में पता चला है कि संजय नरकंकालों की तस्करी तंत्र साधना के लिए करता है। तत्काल प्रथम दृष्टया ऐसा उसके द्वारा बताया गया है कि इन कंकालों को वहाँ तांत्रिकों को बेचा जाता था, अधिक राशि में ले जाके और अधिक पैसे लिए। ये पहला मामला है जब छपरा में इतनी बड़ी संख्या में नरकंकाल बरामद किए गए हैं। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में लावारिस हालत में नरकंकालों से भरा बैग मिला था। जाहिर तौर पर एक के बाद एक नरकंकालों का मिलना बड़े कारनामे की ओर इशारा करता है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज का आज निधन हो गया। 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के नानावती अस्पताल में निधन हो गया। मोहम्मद अजीज का बॉलीवुड के अलावा बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में भी योगदान रहा है। उन्हें लोग प्यार से मुन्ना भी कहकर बुलाते थे। हालांकि उनका असली नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था। वे वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में जन्मे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के फैन होने की वजह से मोहम्मद अजीज को बचपन से ही सिंगिंग में शौक था। अजीज ने बंगाली फिल्म ज्योति से डेब्यू किया। उन्हें पहली बार बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने मर्द फिल्म के लिए मर्द टांगे वाला सॉन्ग से मौका दिया। 80 और 90 के इस मशहूर गायक को एक समय सिंगिंग में मोहम्मद रफ़ी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए।